गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखा था। ओके, हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो किरचॉफ्स करंट लॉ है इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या? तो हम लोगों ने बोला था जंक्शन में जितना चार्ज एंटर हो रहा है पर यूनिट टाइम उतना ही चार्ज क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। ओके, यस, सो वी से किरचॉफ्स करंट लॉ इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिमिलरली जब मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करता हूं तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इक्वेशन कैसा है? कल हम लोगों ने देखा है समीशन आई आर प्लस समीशन ई इज इक्वल टू 0। ओके, यस, तो हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली अगर मैं आई आर देखूं, आई आर यानी क्या है? सो वी से इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, और जब मैं इसको ये फॉर्म में लिखता हूं समीशन आई आर की जगह पे समीशन V लिख देता हूं, चलो। ओके, एंड इसको ऐसा लिख देता हूं समीशन EMF इज इक्वल टू 0। तो मैं बोलता हूं कि जो V है इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, और वो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज, इट इज ऑल्सो इक्वल टू I इंटू R, यानी इट इज ऑल्सो इक्वल टू द एनर्जी दैट इज यूटिलाइज टू ओवरकम रेजिस्टेंस। लेकिन वो एनर्जी सप्लाई कौन करता है? तो EMF सोर्स, यानी जो भी EMF सोर्स एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ओके, यस, वो जो एनर्जी है इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड, ओके, टू फ्लो द चार्ज थ्रू द गिवन रेजिस्टेंस। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि जितना भी EMF एनर्जी, ओके, या EMF द्वारा एनर्जी सप्लाई हो रही है, ओके, दैट इज बीइंग यूज्ड एज व्हाट? पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये सब बातों के डिस्कशन में डायरेक्टली मैं पॉइंट पे आता हूं। ओके, Kirchhoff's current law is based on law of conservation of charge. Kirchhoff's voltage law, it is based on law of conservation of energy. ये क्लियर है आप लोगों को? तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर CET में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इसको प्लीज नोट कर लेना है। अब जो मैंने आपको बोला है पेज नंबर 215 में, ओके, रिमेंबर दिस करके है, देखो, ओके, एक वॉयलेट या लेवेंडर कलर का एक ब्लॉक है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। सेम इंफॉर्मेशन जो मैंने यहां पे प्रेजेंट की उन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में की है, तो वो आप लोगों ने खुद से पढ़ लेना है। उसके बाद स्टेप्स यूजुअली फॉलोड व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ओके, अब ये जो स्टेप्स है ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। ओके, ये स्टेप्स यहां पे डिस्कस करने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मैं इसका एक सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर लेता हूं। ओके, यस, और वो सॉल्व जब मैं करूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और करंट लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, इन अ न्यूमेरिकल। कल जो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सिर्फ इक्वेशंस बनाए, लेकिन एग्जैक्टली कैसा अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करंट लॉ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, यस, वो हमें देखना है। सो व्हाट विल डू इज टुडे विल स्टार्ट विद द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ओके, सबसे पहले एग्जांपल 9.1 देखना है। ओके, यस, मैं ये साइड का स्पेस यूज करता हूं। देयर इज अ डायग्राम गिवन लाइक दिस। तो करंट I1 फ्लो हो रहा है, I1 का वैल्यू कितना है? इट इज 17 एम्पियर। ओके, यस, और यहां पे ऐसा बताया कि I1 जो है आई थिंक इट ब्रेक्स इनटू I2 एंड I3। ओके, तो ये जो पॉइंट है उन्होंने नेम तो नहीं किया है मेरे ख्याल से, यस, ये पॉइंट को उन्होंने B बोला है। ओके, सो दिस इज योर जंक्शन B। उसके बाद ऐसा बोला हुआ है I3 जो है, ओके, I3 इट कम्स एट जंक्शन C। ओके, और वहां पे अगेन सम करंट इज फ्लोइंग इनसाइड, दैट इज I4। ओके, I3 एंड I4 मिलके जो करंट नीचे की तरफ आ रहा है वो क्या है? I5 है, और ये जो I5 है वो वापस स्प्लिट हो रहा है एज I6 एंड I7। ओके, अगर आप ये डायग्राम देखोगे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं,
इसलिए मैंने साइड में एक डायग्राम बनाया है, वापस बता रहा हूं। I1 का वैल्यू कितना है 17 एम्पियर। 17 एम्पियर जो है वो स्प्लिट हो रहा है, कहां पे स्प्लिट हो रहा है? एट जंक्शन बी। ओके, वो जो पॉइंट बी है ना उन्होंने प्रॉपरली बताया है, जंक्शन बी। ओके, तो बहुत बार वो आपको समझने के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, वो जो स्प्लिट हो रहा है वो किसमें स्प्लिट हो रहा है? I2 एंड I3। और I2 का वैल्यू कितना बोला हुआ है? I2 का वैल्यू इज गिवन एज 3 एम्पियर। ओके, I3 का कुछ वैल्यू बताया नहीं हमें। ओके, I3 को एक और करंट मिल रहा है एट जंक्शन सी, और वो कौन सा करंट है? I4। I4 का वैल्यू कितना बोला हुआ है? इट इज 2 एम्पियर। ओके, यस, सो I4 एंड I3 बोथ आर यूनाइटिंग टू गिव अ करंट विच इज I5। ओके, I5 का वैल्यू नहीं बोला है, लेकिन ऐसा बोला हुआ है I5 जो है इट इज बीइंग स्प्लिट। अब ये जो पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट को उन्होंने कुछ नेम नहीं किया हुआ है, लेट अस से मैं इसको D बोल देता हूं। ओके, ऐसा बोला हुआ है I7 का वैल्यू कितना है? इट इज 9 एम्पियर। ओके, आपको क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ I6, और वो I6 को क्या बोला हुआ है डायग्राम में? इट इज गिवन एज X। ओके, यस, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है। यहां पे क्या करना है अपने को? ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करना है, लेकिन वो अप्लाई करने के पहले ये जो पार्ट है उसको मैं इरेज कर देता हूं। I'll erase this part. Okay, so what we'll say is by KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। एग्जाम में आप लोगों ने पूरा लिखना है इसको। ओके, सबसे पहले मैं बोलूंगा एट जंक्शन बी। जंक्शन बी पे क्या हो रहा है? तो कौन से करंट अंदर की तरफ आ रहे हैं? I1 अंदर की तरफ आ रहा है, और कौन सा करंट बाहर की तरफ जा रहा है? I2 एंड I3। तो उन दोनों को मैंने नेगेटिव साइन लगाया। जो अंदर की तरफ आ रहा है उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, जो बाहर की तरफ जा रहा है उसको नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं। एंड सम ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू व्हाट? 0। सो हम लोग बोलेंगे दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। दैट इज I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ओके, नाउ लेट्स सी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। I1 का वैल्यू कितना है? इट इज 70। I2 का वैल्यू कितना है? इट इज 3। सो I3 का जो वैल्यू जो नीचे आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? 17 में से 3 गया, दैट इज गोइंग टू बी 14 एम्पियर। ये आपका पहला आंसर, इसको इक्वेशन 1 बोल दें। अब ये जो I3 है वो I3 क्या हो रहा है? ओके, उसको I4 मिल रहा है एट जंक्शन सी। मैं वापस बोलूंगा बाय KCL। अब अगले जंक्शन पे जा रहे हैं हम लोग। सो एट जंक्शन सी अगेन समीशन ऑफ I, यानी जितने भी करंट है उनका समीशन क्या रहना है जंक्शन पे? ओके, इट इज गोइंग टू बी 0। सो इन दैट केस जो करंट अंदर की तरफ आ रहे हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, यानी I3 एंड I4 दोनों पॉजिटिव रहने वाले, और जो करंट बाहर की तरफ जा रहा है वो क्या रहेगा? I5। सो आई एम गोइंग टू टेक इट एज नेगेटिव। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। I3 का वैल्यू ऊपर से अपने को मिला, इट इज 14। ओके, I5 का वैल्यू पता नहीं, लेकिन I4 का वैल्यू जो है इट इज 2। I4 का वैल्यू 2 एम्पियर है, और ये कितना है? I3 अभी निकाला, इट इज 14। तो आपको कितना मिल रहा है? I5 इज व्हाट? 16 एम्पियर। नाउ I5 इज 16 एम्पियर। ओके, यस, सो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अब ये जो 16 एम्पियर है ये वापस एट जंक्शन डी क्या होने वाला है? स्प्लिट होने वाला है। मैं बोलूंगा एट जंक्शन डी। ओके, विल से जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है वो I5 है। अब ये देखो जंक्शन सी में I5 बाहर की तरफ जा रहा था, इसलिए उसको नेगेटिव साइन है। यहां पे जंक्शन डी पे वो अंदर की तरफ आ रहा है, इसलिए उसको मैं पॉजिटिव साइन दे रहा हूं। और जो बाहर की तरफ करंट जा रहा है वो है I6 एंड I7। नाउ I5 को वैसे ही रहने देते हैं हम लोग। I6 की अगर मैं बात करूं उसका वैल्यू हम लोगों ने X कंसीडर कर लिया। ओके, यस, I7 का वैल्यू कितना है? 9 एम्पियर। इट इज इक्वल टू व्हाट? 0। सो इसको अगर रीअरेंज किया तो मुझे ऐसा मिलेगा I5 का वैल्यू कितना है? इट इज 16 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस एक्स, इधर ले लिया तो ये प्लस एक्स हो गया। X विल बी इक्वल टू व्हाट? 16 माइनस 9, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 7 एम्पियर। आप ऐसे बोल सकते हो I6 का वैल्यू कितना है? इट इज 7 एम्पियर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये सम क्या कर लेना है आप लोगों ने? कॉपी कर लेना है। ओके, यस,
टेक्स्ट बुक में उन्होंने इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, सिंपली उन्होंने इक्वेशन से उसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल मूव टू द नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल। ओके, एग्जांपल 9.2। अगर आप लोगों का ये कॉपी हो गया है, ओके, तो मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं। सो साइमल्टेनियसली मैं एग्जांपल 9.2 रीड कर लेता हूं। Two batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistances 1 ohm and 2 ohm, okay, respectively are connected in parallel with a resistance of 12 ohm. Find the current through each branch of the circuit and potential difference across 12 ohm resistance. Okay, अब ये सम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको एक बात समझ में रखनी है कि यहां पे जो सर्किट डायग्राम दिया है वो पहले बना लेते हैं हम लोग। ओके, सो ये 7 वोल्ट की एक बैटरी है, उसको पैरेलल में, ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, 13 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, इसमें अभी 7 वोल्ट एंड 13 वोल्ट का जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है वो दिए हुए, वो मैं यहां पे बना देता हूं। इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं। R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 1 ओम, एंड R2 का जो वैल्यू दिया हुआ है इट इज गिवन एज 2 ओम। ओके, अच्छा, अभी और क्या बोला हुआ है कि एक और आप रेजिस्टेंस लगा रहे हो यहां पे, एंड दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 12 ओम। ओके, आपको पूछा हुआ है फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे टेक्स्ट बुक में नेमिंग किया हुआ है वो नेमिंग कर देता हूं मैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज डी, दिस इज एफ, दिस इज ई एंड दिस इज सी। ओके, यहां तक क्लियर है? नाउ द क्वेश्चन इज सर इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पहले तो आप ये समझ लो यहां पे जंक्शंस कौन से हैं। मैं बोलूंगा जो जंक्शन है उसको मैं रेड इससे मार्क कर देता हूं। अभी आप बोलोगे सर ये जो डायग्राम है ये तो सॉल्यूशन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो ये डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे रियल में? तो एकदम सिंपल है। ओके, आपको क्या बोला हुआ है, 2 बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट की हुई और उसको एक सेल जो है, सॉरी, उसको जो एक रेजिस्टेंस है वो भी पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा, यहां पे 3 ऐसे पैरेलल कनेक्शंस आएंगे। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? अब आप बोलोगे सर आपने सेम नेमिंग क्यों किया हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको टेक्स्ट बुक के साथ भी क्या करो, रेफर करो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब यहां पे जो करंट है वो हम लोग हमारे हिसाब से लेंगे, मैं अभी वो टेक्स्ट बुक से देखूंगा नहीं, टेक्स्ट बुक में क्या उन्होंने नोटेशन लिया है। ओके, एकदम सिंपल है। ये हमारा पहला वाला सेल है ना, दिस इज E1, और ये दूसरा सेल है जिसको मैं बोल देता हूं दिस इज E2। ओके, सेल 1 से जो करंट फ्लो होगा ना, मैं ऐसा इमेजिन करता हूं, वो करंट रहेगा I1, वो I1 यहां से फ्लो हो रहा है, और सेल 2 से जो करंट रहेगा वो रहेगा I2। I1 और I2 ये दोनों यूनाइट होके आपको क्या दे रहे हैं, I3 दे रहे हैं। ओके, I3 रेजिस्टेंस R में से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, यस, और ये I3 वापस जंक्शन D पे क्या हो जाएगा। ओके, तो जंक्शन C पे यूनाइट हुआ था, जंक्शन D पे वापस क्या होगा, स्प्लिट होगा। जब वो स्प्लिट होगा तो मैं बोलूंगा इधर से जो करंट फ्लो होगा वो I2 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये रूल ध्यान में रखना है। ये जो पूरी ब्रांच है CD, ब्रांच यानी क्या होता है, तो मैंने आपको बोला है जो भी ओके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन 2 जंक्शन होता है उसको ब्रांच बोलते हैं हम लोग। तो यहां पे टोटल कितने ब्रांच है वो मैं बताता हूं। ओके, यस, सो अगर आप मेरे को पूछोगे, मैं लूप की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रांच की बात कर रहा हूं। ओके,
फर्स्ट जो ब्रांच है दैट इज सी ए बी डी, ये वाली ब्रांच होगी। ओके, आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो, डी बी ए सी। दूसरी वाली जो ब्रांच है वो आपकी है दैट इज सी आर टू टी। ओके, यस। और जो तीसरी वाली ब्रांच है दैट इज सी ई एफ डी। अगर आप मेरे को पूछोगे सी ए बी डी में, ओके यस, या फिर आपको चाहिए तो आप इसको उल्टा नेम कर लो, डी बी ए सी। ओके, डी बी ए सी में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I1, आपको उसका वैल्यू निकालना है। इसके अंदर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? CR2D में। ओके, ये डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे I2 फ्लो हो रहा है। और CEFD में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? तो मैं बोलूंगा इट इज I3। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइड का स्पेस यूटिलाइज करता हूं मैं, एंड व्हाट आई विल से इज, प्लीज पे अटेंशन। ओके, एट जंक्शन C, ओके, एट जंक्शन C by Kirchhoff's करंट लॉ, ओके, जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है वो है I1, और कौन सा आ रहा है? I2, और बाहर की तरफ जो जा रहा है वो है I3, तो इसलिए उसको नेगेटिव साइन लगा दिया। सो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये आपका पहला इक्वेशन, ये क्लियर है आपको? अब बात करते हैं हम लोग ओके लूप्स की। तो यहां पे कौन सी लूप्स अवेलेबल है? अभी आप बोलोगे सर जंक्शन डी पे भी एक इक्वेशन बना सकते हैं। जंक्शन डी पे इक्वेशन क्या बनेगा? I3 इज इक्वल टू व्हाट? I2 प्लस I1। वो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा एज इक्वेशन 1, तो वहां पे टाइम वेस्ट मत करो। ओके, नाउ विल फोकस ऑन द लूप्स। ओके, यस। तो सबसे पहले कौन सा लूप है यहाँ? ओके, सबसे पहले विल टेक द लूप, ओके, लूप ए बी डी सी ए। मैंने आपको क्या बोला था, मैं इसके आगे जब भी लूप देखूंगा मैं क्लॉकवाइज ही जाऊंगा। मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, देखो, ए से लेके बी, बी से लेके डी, डी से लेके सी, सी से लेके ए। ये हुआ आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज भी अगर आप जाओगे तो भी चलेगा। ओके, आंसर सेम आने वाला है। एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या? ए सी डी बी ए, उल्टा अगर आप लूप लेते हो तो भी चलेगा। ओके, यस। मैं यहां पे क्या अप्लाई कर रहा हूं? मैं बोलूंगा बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, नाउ वी नो दैट समीशन IR प्लस समीशन E इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं चाहता हूं आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है यहां पे। अब सबसे पहले हम लोग A से B जाते हैं। A से B जाते वक्त ओके, अगर मैं आपको पूछूंगा कि जो करंट है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आप बोलोगे करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I1, लेकिन सर करंट B से A जा रहा है। तो अगर आपको कन्वेंशन याद रहेगा, while tracing a loop, if the direction of the conventional current and the direction of the tracing matches, तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लेते हैं, याद है, और एल्स पॉजिटिव। तो अभी हमारे डायरेक्शन मैच हो रहे हैं क्या? नहीं। हम लोग A से B जा रहे हैं, लेकिन कन्वेंशनल करंट कैसा जा रहा है? B to A। तो यहां पे आप लोगे प्लस I1, और वो I1 किस में से फ्लो हो रहा है? R1 में से, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, लाइक दिस। ये देखो, ये जो है ना, ये पूरा एक ही यूनिट है। ओके, यस। सो मैंने लिखा है I1 इंटू R1। उसके बाद A से B तो गए, फिर B से D जाएंगे, B से D कुछ है ही नहीं, फिर बाद में D से C जाएंगे। जब D से C जाएंगे ना, तो आप लोगों ने नोटिस करना है कौन सा करंट है यहां पे? I2, और I2 किस में से फ्लो हो रहा है? R2 में से। तो हम लोग D से C जा रहे हैं, करंट I2 भी D से C जा रहा है, तो मैं यहां पे अभी नेगेटिव साइन यूज करूं। यानी सेम डायरेक्शन रहा तो आप नेगेटिव यूज करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस I2 R2। ओके, उसके बाद फिर हम लोग C से A जाएंगे वापस। जब C से A वापस जाते हैं, ओके, तो कुछ है ही नहीं वहां पे रेजिस्टेंस। C से A के बीच में कोई कंपोनेंट है ही नहीं रेजिस्टेंस का। ओके, तो अभी उसको हम लोग क्या करेंगे? निग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ प्लीज सी। इसके बाद हम लोग बोलेंगे समीशन IR हो गया, समीशन E की बारी। तो समीशन E में वापस मैं क्या करूंगा? आई फर्स्ट मूव फ्रॉम A टू B। जब मैं A टू B जाता हूं, ओके, A टू B जाते वक्त पहले पॉजिटिव लग रहा है, फिर नेगेटिव। अगर आपको लास्ट लेक्चर में कन्वेंशन याद होगा, ओके, तो वाइल ट्रेसिंग
इफ वी गो थ्रू इनसाइड द सेल या इफ वी गो थ्रू द सेल और पहले नेगेटिव लगता है और फिर पॉजिटिव लगता है तो ईएमएफ पॉजिटिव है। यानी आप ट्रैवल्स कर रहे हो और पहले नेगेटिव आया और अंदर से फिर अगला जो आ रहा है वो पॉजिटिव है तो ईएमएफ पॉजिटिव कंसीडर होगा, वरना क्या कंसीडर होगा, नेगेटिव। तो ये केस में हम लोग बोलेंगे ओके आप ए से बी जा रहे हो, ओके आप ए से बी जा रहे हो, लेकिन ए से बी जाते वक्त पहले पॉजिटिव लग रहा है और फिर नेगेटिव लग रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या लोगे, दिस विल बी -E1। मैं इसका आपको एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूं, चलो ओके आप ए से बी जा रहे हो, लेकिन जो सेल है, जो बैटरी है वहां पे E1, वो करंट कैसा भेज रहा है, वो करंट भेज रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। यानी आप उधर से चल के आ रहे हो और सेल यहां से करंट भेज रहा है, तो ये करंट आपको अपोज करेगा ना, यानी इनडायरेक्टली सेल आपको अपोज कर रहा है। सेल अगर आपको अपोज कर रहा है, नेगेटिव साइन लगा दो, सिंपल। ये भी लॉजिक सही है। ओके चलो अभी अगले इस पे जाते हैं। बी से डी तो कुछ नहीं है, डी से सी। अब डी से सी जब आप जा रहे हो तो पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव लग रहा है, ऐसे केस में सेल आपको सपोर्ट करेगा। ओके और बाद में कोई सेल है ही नहीं, यहां पे आपका इक्वेशन बन जाता है। ओके आई होप आपको ये क्लियर है। देखो अभी आप डी से सी जा रहे हो और सेल भी करंट वही डायरेक्शन में भेज रहा है, तो सेल आपके हिसाब से सोच रहा है। अभी आप ऐसे जा रहे हो, सेल भी ऐसे ही जा रहा है। ओके तो ऐसे केस में सेल पॉजिटिव है, आपको अपोज नहीं कर रहा है। लॉजिक आया आपको समझ? तो पोटेंशियल ड्रॉप और ईएमएफ दोनों के कन्वेंशन अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये इक्वेशन समझा है। इसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, तो I1 इंटू R1 कितना बोला हुआ है, 1 ओम, तो बचेगा क्या, सिर्फ ओनली I1। I2 इंटू R2 का वैल्यू कितना है, 2 ओम, तो ये हो गया 2I2 माइनस E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू कितना है, ओके आई थिंक E1 इज गिवन एज 7 वोल्ट, ओके एंड E2 जो है वो मेरे ख्याल से 13 वोल्ट दिया हुआ है, मैंने यहां पे लिखा नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं E2 का वैल्यू कितना है। So E2 is given as yes 13 वोल्ट, ओके और आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 12 ओम्स का, ठीक है। तो ये E2 13 वोल्ट है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। कैन आई से ये आपका बन जाएगा I1 माइनस 2I2 विल बी इक्वल टू 13 में से 7 गया, कितना बाकी रहता है, 6, ओके यस। वो 6 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, -6। दिस इज योर नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, ओके यस। अब एक और लूप को हम लोग क्या करेंगे ना, अप्लाई करेंगे। ओके लेट अस सी क्या आंसर मिलता है। मैं बोलता हूं लूप ए बी डी एफ, ए बी डी एफ ई, और ई से डायरेक्टली ए पे जाता हूं मैं, चलो सी नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके ये बड़ा वाला लूप, ए से लेके बी, बी से लेके एफ, एफ से लेके ई, ई से लेके ए, ओके ए बी डी एफ ई सी ए, उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ओके याद रखो। क्या नाउ विल से अगेन बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, समीशन आई आर प्लस समीशन ई इज इक्वल टू 0, ओके। सो जब मैं ए से बी जाऊंगा, ओके तो ए से बी जाते वक्त करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, वो है I1, किसमें से फ्लो हो रहा है, R1 में से फ्लो हो रहा है। ये स्टार्टिंग का पार्ट सेम रहने वाला है, ओके यस। हम लोग ए से बी जा रहे हैं, ए से बी कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, किसमें से फ्लो हो रहा है, R1 में से, और हम लोग ए से बी जा रहे हैं I1 अपोजिट डायरेक्शन में, ओके ऐसे केस में ये पॉजिटिव हो जाता है। अभी मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा पॉजिटिव क्यों है, ओके यदि हम लोगों का डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट सेम है तो उसको नेगेटिव लेते हैं, और एल्स पॉजिटिव, ठीक है। फिर अभी हम लोग बी से डी जाएंगे, बी से डी कुछ है ही नहीं, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। फिर डी से एफ जाएंगे, डी से एफ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद एफ से ई जाएंगे, एफ से ई जाते वक्त अगर आप देखोगे तो अगेन करंट I3 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैं बोलूंगा आप लोगे प्लस I3 इंटू आर, ओके। उसके बाद
आप ई से सी जाओ और सी से ए जाओ, कुछ भी नहीं। ओके, यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, तो आपका समीशन आईआर खत्म हो गया। अब बात करते हैं ओके नेक्स्ट पार्ट की, समीशन ई। तो समीशन ई के केस में मैं ऐसा बोलूंगा, जब आप ए से बी जा रहे हो तो सेल का पहले पॉजिटिव लग रहा है फिर नेगेटिव, और यह भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आपका आंसर क्या रहेगा? माइनस ई, सेम रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी माइनस E1, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0। ओके, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। I1 इंटू R1 का वैल्यू 1 प्लस I3 इंटू R का वैल्यू कितना है? 12, तो ये हो गया 12 I3। ओके, माइनस E1 कितना है हमारा? इट इज 7। सो आपका फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल कम एज I1 प्लस 12 I3 इज इक्वल टू 7। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ इक्वेशन 3 तो हमें मिल चुका है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि अगर मैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, ओके, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करता हूं। इसका मतलब क्या? I3 का वैल्यू वी नो इट इज इक्वल टू व्हाट? I1 प्लस I2। ओके, व्हाट वी कैन डू इज आई जस्ट राइट हियर, दिस विल बिकम I1 प्लस 12 टाइम्स, ओके, I1 प्लस I2। I3 को मैंने क्या डाल दिया? I1 प्लस I2, ओके, will be equal to what? 7. Now this is going to be what? So 12 I1 plus I1, इन्हें ये कितना हो गया? 13 I1 plus 12 times I2, it is equal to what? 7. Now this has become your equation number 4. Okay? अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया है? तो मैं बोलूंगा अगर आप इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2 को देखते हो तो मुझे अभी दो ऐसे इक्वेशन मिले हैं जो I1 एंड I2 के टर्म्स में। ओके, यस, what we can do here is, okay, I'll write equation 4, okay, ध्यान से देखना है आप लोगों ने, equation 4 प्लस, okay, मैं ऐसा लिखता हूं twice या फिर इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? ओके, यहाँ पे प्लस 12 I2 है, मुझे यहाँ पे माइनस 12 I2 चाहिए रहेगा, मैं लिखूंगा 6 टाइम्स, ओके, इक्वेशन 2। तो ये क्या बन जाता है आपका? इक्वेशन 4 का LHS लिख देते हैं 13 I1 प्लस 12 I2 प्लस 6 टाइम्स, ओके, इक्वेशन 2 का LHS लिख देते हैं। इक्वेशन 2 का LHS क्या है अगर आप देखोगे? सो 6 टाइम्स LHS ऑफ इक्वेशन 2 विल बिकम 6 I1 माइनस 12 I2। ये क्लियर है? ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू इक्वेशन 4 का RHS क्या है? 7 प्लस 6 टाइम्स माइनस 6। ओके, इसको जब आप सॉल्व करोगे 12 I2 माइनस 12 I2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा 13 I1 प्लस 6 I1, दैट इज गोइंग टू बी 19 I1 विल बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी 6 आर 36, ओके, माइनस 36 प्लस 7, ओके, तो माइनस 36 प्लस 7 ये आपका बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 29। ओके, वापस बता रहा हूं मैं, 36 में से अगर 7 गए, ओके, आपका कितना बाकी रहेगा? इट विल बी 29, तो आपका आंसर आएगा माइनस 29। यानी I1 जो आपका आएगा दैट विल कम एज माइनस 29 अपॉन 19 एम्पियर। ओके, ये आपका I1 का वैल्यू। अब ये I1 का जो वैल्यू है ना, ये हम लोग क्या करेंगे? ओके, विल सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 2। तो मैं ऐसा बोलूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, आई से इक्वेशन 2 में आपको मिलेगा माइनस 29 अपॉन 19 माइनस 2 I2 इज इक्वल टू माइनस 6। ओके, यस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एकदम सिंपल है, ओके, यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, और व्हाट यू कैन डू इज, मैं ये साइड पे लिख लेता हूं। सो 2 I2 को हम लोग, ओके, RHS पे ले लेते हैं, तो हो जाएगा प्लस 2 I2 एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 6 माइनस 29 अपॉन 90। ओके, यस, तो ये आपका बन जाता है, दिस गोइंग टू बी 96 4 माइनस 29 अपॉन 90 इज इक्वल टू 2 I2। ओके, यस, 114 माइनस 29, ओके, ये आपका बन जाता है 114 माइनस 29 है 85 हो जाएगा। ओके, सो 85 अपॉन 19 इज इक्वल टू ट्वाइस I2, therefore I2 जो रहेगा दैट विल बिकम 85 अपॉन 38। ठीक है,
एम्पियर। अब आपको I2 मिल चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि I2 पता है आपको, उसके बाद I1 का वैल्यू पता है। व्हाट आई विल डू इज, ये साइड पे नोट कर लेता हूं। वी हैव द वैल्यू ऑफ I1 कितना मिला था हमें, -29/90, ओके, एम्पियर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -58/38 एम्पियर। I2 जो है आपका दैट इज 85/38 एम्पियर। और I3 भी निकाल लेते हैं। I3 जो आपका आएगा दैट विल कम एज I1 + I2 विच इज इक्वल टू I3, ओके। मैंने जानबूझ के इसको जो -29/19 था उसको ये फॉर्म में लिखा है, क्योंकि I3 जब निकालेंगे तो I3 आपको क्या मिलेगा, I1 + I2 दैट इज 85 - 58/38। 85 - 58, 85 - 60, ओके, और 25 होता है तो ये आपका हो जाएगा 27। सो दिस गोइंग टू बी 27/38 एम्पियर, ओके। ये क्लियर। नाउ 27/38 एम्पियर, ये आपका I3 का वैल्यू है। आपको अभी सम में क्या पूछा है वो देख लेते हैं, ओके, और इसके आंसर्स कैसे दिए हुए वो चेक कर लेंगे। तो अगर आप देखते हो आपका I1 का जो वैल्यू है, ओके, I1 का वैल्यू जो आ रहा है दैट इज कमिंग एज, ओके, -29/19, ओके। आप इसको सॉल्व करके देखो, आपको जो I1 का वैल्यू मिलेगा दैट विल कम एज प्रॉपरली -1.526 एम्पियर, ओके। ये एक बार सॉल्व करके देखो, आपको सेम आंसर मिलेगा। I2 का जो वैल्यू है, अच्छा आप ये भी चेक करो, हमारा भी I1 नेगेटिव है, यहाँ पे आंसर में भी है, क्या है, इट इज नेगेटिव। लेट अस टॉक अबाउट I2। I2 का जो वैल्यू आएगा 85/38, ओके, यस, अप्रोक्सीमेटली इट विल कम एज, ओके, I2 विल कम एज 2.237 एम्पियर, ओके। तो इसको आप लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ही रखा है, ओके। एंड फाइनली आपको पूछा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। 12 ओम रेजिस्टेंस के लिए 12 ओम में से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I3। तो ये I3 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा V का, ओके, दैट V विल बी इक्वल टू व्हाट, I into R, that is going to be 27/38 into 12, okay, yes। तो इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल कम इन बोल्ड। तो ये जो पार्ट है ये आप लोगों ने खुद से एक बार सॉल्व कर लेना है, ओके, यस। आपको एक्जैक्टली सेम आंसर्स मिलेंगे जैसे आपको टेक्स्ट बुक में, ओके, यस। आई होप आपको ये सॉल्व एग्जांपल समझा, इसके जो मैंने लूप्स के इक्वेशंस बनाए वो आपको समझे, ठीक है। तो अभी मैं ये पार्ट क्या करता हूँ, वेरियस करता हूँ। एंड today we are going to start with a new concept which is called as Wheatstone bridge। और Wheatstone bridge समझने के पहले, ओके, हमें एक कंसेप्ट समझना है जिसको हम लोग बोलते हैं Wheatstone network, ओके। आई विल फर्स्ट erase this part, okay। So we'll start with Wheatstone network, okay। बहुत ही सिंपल है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए हम लोग टेक्स्ट बुक का जो डायग्राम है, ओके, उसको रिफर करेंगे, लेकिन वो सिर्फ नेमिंग के लिए रिफर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले व्हीटस्टोन नेटवर्क क्या है, तो बेसिकली 4 रेजिस्टेंसेस, ओके, 4 रेजिस्टेंसेस, दे आर कनेक्टेड इन अ फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, ओके। और इसका कनेक्शन कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो 4 रेजिस्टेंसेस है, पहले वाले को P बोल दिया, दूसरे वाले को मैंने Q बोल दिया, तीसरे वाले को मैंने R बोल दिया, और चौथे वाले को मैंने S बोल दिया, ओके। तो ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल, ओके। और इसमें मैंने P Q R S इस तरह से मैंने नेमिंग किया हुआ है। टेक्स्ट बुक में कैसा नेमिंग किया है वो बाद में देखेंगे, ओके। मेन आपका अगर कंसेप्ट और इक्वेशन समझ में आ गया वो भी मोर देन इनफ। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है, इसको मैं बोल देता हूं दिस इज A एंड B, ओके। ये जो है इसको मैं बोल देता हूं दिस इज C एंड दिस वन इज D, ओके। A एंड B के बीच में आई विल अप्लाई एन EMF सोर्स,
थ्रू अ की के, ओके। और चाहिए तो यहां पे एक पोटेंशियल डिवाइडर हम लोग यूज करेंगे। पोटेंशियल डिवाइडर का काम क्या है, ओके। तो जो करंट मुझे सप्लाई करना है मेन सर्किट में, उसको मैं क्या कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं, ओके। आपने ये नहीं भी दिखाया तो भी चलेगा, सिंपली अगर आपने उसको ऐसा भी दिखा दिया तो भी चलेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर है। यस, यहां पे पोटेंशियल डिवाइडर दिखाया तो भी इट्स ओके, नहीं दिखाया तो भी इट्स फाइन, ओके। दिस इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन नेटवर्क, ओके। अब व्हीटस्टोन नेटवर्क में एक और कंपोनेंट है, और वो जो कंपोनेंट हम लोग लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर, ओके। व्हाट एग्जैक्टली इज अ गैल्वेनोमीटर? अ गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिंग डिवाइस। क्या है ये? करंट सेंसिंग डिवाइस। अगर मैं आपको बोलूं आपने स्कूल में, ओके, एम्प मीटर या वोल्ट मीटर कभी देखा है, ओके, तो बेसिकली कोई भी एम्प मीटर या वोल्ट मीटर वो जिससे बनता है दैट इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर। अभी के लिए आप ऐसे समझ लो, ओके। गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। छोटा सा भी अगर करंट, या थोड़ा सा भी, छोटा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा भी अगर करंट फ्लो होता है, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो इवन स्लाइटेस्ट ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू इट, ओके, द एल्यूमिनियम पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर, ओके, विल स्टार्ट शोइंग डिफ्लेक्शन, ओके। यस, तो यहां पे हमें करंट मेजर नहीं करना है, पहली बात आप ये समझिए। ये हम लोगों ने एम्प मीटर नहीं लगाया, फिलहाल यहां पे मैंने सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? स्लाइटेस्ट ऑफ द करंट, यानी माइक्रो एम्पियर का भी करंट रहेगा तो भी वो हमें काफी डिफ्लेक्शन बताएगा, लाइक दिस, टू सेंस द स्लाइटेस्ट ऑफ द करंट। तो हम लोग बोलेंगे लेट अस से ये हमारा आई कन्वेंशनल करंट यहां पे फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट पे वो स्प्लिट हो गया, ये हो गया I1, ये हो गया I2, ठीक है। अब I1 जो है, ओके, वो आपका जंक्शन सी पे है, जंक्शन ए पे आई स्प्लिट हो गया, तो मैं ऐसा बोलूंगा एट जंक्शन ए बाय KCL, बहुत ही सिंपल है, I minus I1 minus I2 will be equal to 0, that is I is equal to what? I1 plus I2, ये आपका पहला इक्वेशन होगा, ठीक है। I is equal to I1 plus I2। अब जंक्शन सी पे क्या होगा, तो मैं ऐसा लिखूंगा एट जंक्शन सी अगेन बाय KCL विल से जो हमारा I1 है, ओके, वो I1 जो है वो स्प्लिट हो जाएगा एज IG, और जो रिमेनिंग करंट रहेगा अगर आपको चाहिए तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो, I1 डैश बोल सकते हो, ओके। यस, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एट जंक्शन सी जो करंट एंटर हो रहा है वो है I1, जो लीव हो रहा है वो है IG एंड I1 डैश। सो यू कैन से I1 इज इक्वल टू IG प्लस I1 डैश, और इससे आपको एक और इक्वेशन मिलता है I1 डैश इज इक्वल टू व्हाट, I1 माइनस IG, ओके। तो इसको मैं कंबाइंड बोल देता हूं इक्वेशन सेकंड, ओके। ये क्लियर है? तो I1 डैश को आप ऐसे भी लिख सकते हो I1 माइनस IG, ये क्लियर है? यस, IG इधर फ्लो हो रहा है और बाकी का जो करंट है I1 डैश दैट इज इक्वल टू व्हाट, I1 माइनस IG, ओके। ये I1 माइनस IG जो है वो जब यहां पे आता है, ओके, तो उसको एक करंट मिलेगा जो D से B के बीच में फ्लो हो रहा है, लेकिन उसके पहले मैं बोलूंगा ये जो IG है, ओके, वो आपके I2 के साथ मिल जाता है। कहां पे मिलता है? एट जंक्शन D। तो मैं बोलूंगा एट जंक्शन D I2 इज नथिंग बट इक्वल टू, या जंक्शन डी पे अगर आप देखोगे तो इधर से I2 आ रहा है और इधर से IG आ रहा है, ओके। तो I2 को IG यूनाइट होगा और आपको एक नया करंट मिलेगा दैट विल बी I2 डैश। तो इधर से जो फ्लो होगा उसको मैं बोल देता हूं I2 डैश, व्हिच इज नथिंग बट इक्वल टू I2 प्लस IG, ठीक है। यस, ये क्लियर है? अगेन ये दोनों जगह पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। और अभी एक और जंक्शन है यहां पे दैट इज जंक्शन बी, तो मैं बोलूंगा एट जंक्शन बी
व्हाट विल से इज जंक्शन बी पे कौन से करंट आ रहे हैं, I1 डैश एंड I2 डैश. ओके, I1 डैश प्लस I2 डैश. और अगर आप देखोगे I1 डैश एंड I2 डैश, ओके, तो ये वाला जो लूप है, यहां से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I, तो वापस भी कौन सा करंट आना चाहिए, I. ओके, यस. इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं. I1 डैश प्लस I2 डैश, अगर मैं LHS देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा. ओके, प्लीज सी, I1 डैश का वैल्यू क्या है, I1 माइनस IG. I2 डैश का वैल्यू क्या है, I2 प्लस IG. इसको अगर मैंने सॉल्व किया LHS को तो मुझे आंसर क्या आता है, देखो तुम. ओके, IG कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा I1 प्लस I2 एंड I1 प्लस I2 इज इक्वल टू व्हाट, I. यानी हमारा ये इक्वेशन क्या है, 100% सही. ओके, यही तो आपके वो जो बोले ना स्टेप्स टू फॉलो, उसमें बोला हुआ है कि आप खुद एज्यूम करो कि जो करंट रहेगा उसके डायरेक्शन कैसे रहेंगे. तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, जो मेन करंट फ्लो रहा है वो I, वो आगे इस तरह से स्प्लिट हो गया. ओके, बाद में ये जंक्शन पे वापस करंट स्प्लिट हुआ, यहां पे I2 को IG यूनाइट हो गया, फिर यहां पे वापस दो करंट मिले और वो दोनों करंट जो है वो आपको वापस क्या दे रहे हैं, दे आर गिविंग यू द ओरिजिनल करंट I. और यदि जो करंट जा रहा है वही करंट वापस आ रहा है, इसका मतलब जो भी आपके इक्वेशन से 100% राइट है. ओके, एनीवे, अब जो गैल्वेनोमीटर है उसका सिंबल हम लोग कुछ इस तरह दिखाते हैं ना, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंटर दिखा देता है. ओके, जो आपको डिफ्लेक्शन बताएगा. सो ये है आपका बेसिक अरेंजमेंट ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क. 4 sets of resistances, or you can say a set of resistances which have 4 resistance. Okay, P, Q, R, S, they are arranged in the form of what, a quadrilateral. जो पहला वाला डायगोनल है CD, क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल होते हैं, एक होता है CD. CD में हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है. और जो दूसरा वाला क्वाड्रिलेटरल रहेगा वो AB रहेगा. ये नहीं, आपको मैं ऐसा दिखा सकता हूं, लाइक दिस. उसमें हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग एन EMF सोर्स. लेकिन ये डायगोनल ऐसे दिखाने की जगह पे हम लोगों ने थोड़ा बड़ा दिखाया, यानी कैसे कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा डायग्राम. ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस. अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो PQRS है ना, इसमें से एक कौन सा तो भी ना अननोन रेजिस्टेंस रहता है. ओके, या फिर अननोन रेजिस्टेंस बोलने के पहले मैं ऐसा बोलूंगा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आती है जब PQRS की हम लोग ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, ओके, कि जो IG है, ओके, वो IG की वैल्यू 0 हो जाती है. बोलने का मतलब क्या है, when we take certain values, यानी मेरे पास पूरा एक रेजिस्टेंसेस का बॉक्स है, उसमें से मैंने PQRS ऐसे सिलेक्ट किए हुए, ओके, या रैंडमली मैंने PQRS ऐसे सिलेक्ट कर लिए कि जो गैल्वेनोमीटर है इट इज शोइंग मी 0 डिफ्लेक्शन. ओके, तो अभी जो कंडीशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फॉर नल डिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग 0 डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं. When it is 0 deflection, we say IG is equal to 0. गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है, इसका मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है. बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस. जब करंट फ्लो होगा तभी तो वो जो कांटा है वो इस तरह से मूव होगा. दिस इंडिकेट्स व्हाट, IG is equal to 0. यदि IG is equal to 0, ओके, तो आपको कुछ चीजें जो है, ओके, वो ये इक्वेशंस में चेंज करनी पड़ेगी. यानी सब जगह पे आपको IG का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. ओके, यस. तो अगर मैं IG इक्वल टू 0 पे जाता हूं तो मेरा जो पहला वाला इक्वेशन मिला है मेरे को, I is equal to I1 plus I2, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन दूसरा वाला जो इक्वेशन है, यदि उसमें मैं डाल देता हूं IG is equal to 0, तो मुझे क्या मिलेगा, I1 dash is equal to I1. ओके, अगर मैं नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखता हूं, कौन सा, इफ यू सी दिस इक्वेशन I2 plus IG, ओके, इक्वल टू I2 dash. तो ये इक्वेशन को हम लोगों ने कुछ नेम नहीं किया, मैं लेट अस से इसको मैं ये बोल देता हूं. ओके, यदि वहां पे मैं IG का वैल्यू 0 डालता हूं तो मुझे मिलेगा I2 इज इक्वल टू व्हाट, I2 dash. ओके, यस. इसको मैं कंबाइंड रिजल्ट बोल देता हूं.
ओके, एज रिजल्ट 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे? ओके, विल अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ तो अप्लाई कर लिया है, अभी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। ओके, आप लोग तैयार हो? तो मैं अभी ये साइड का स्पेस थोड़ा सा यूटिलाइज करता हूं। ओके, पहला जो लूप लेने वाला हूं मैं, दैट इज फॉर लूप, अगेन मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, मेरी फॉर लूप ए सी डी ए, फॉर लूप ए सी डी ए। मैं बोलूंगा जब मैं ए से सी जा रहा हूं तो सेम डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रहा है। मैं बोलूंगा दैट विल बी -I1 इंटू कौन सा रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को हम लोगों ने P बोल दिया, सही? ओके, फिर मैं जब C से D जा रहा हूं, यानी C से D, ओके, तो कौन सा करंट है? IG, इट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। और हम लोग बोल रहे हैं जब IG गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होता है, तो गैल्वेनोमीटर में हम लोग बोलते हैं देयर इज अ नेट ओवरऑल रेजिस्टेंस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गैल्वेनोमीटर कॉइल इटसेल्फ। और वो गैल्वेनोमीटर कॉइल का खुद का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग G बोलते हैं। कोई भी डिवाइस करंट को क्या करता है, अगर वो करंट पे ऑपरेट हो रहा है तो एक तरह से इट इज प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। ये ध्यान में रखो, यदि अगर मैंने बल्ब लगाया तो बल्ब अगर वो एनर्जी यूटिलाइज करके ग्लो हो रहा है, ओके, तो उसको हम लोग लोड बोलते हैं। लोड का मतलब क्या? इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्लियर है? तो गैल्वेनोमीटर कॉइल का खुद का रेजिस्टेंस G है, तो हम लोग बोलेंगे IG इंटू G। ओके, और फिर वापस हम लोग D से A जाएंगे। D से A जाते वक्त आपको क्या मिल रहा है? सो इट विल बी +I2 इंटू R। ओके, +I2 इंटू R क्यों? तो वो भी मैं आपको बताता हूं। हम लोग D से A जा रहे हैं लेकिन करंट I2 जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, यस, तो मैं यहां पे क्या अप्लाई कर रहा हूं? बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, समेशन IR प्लस समेशन E इज इक्वल टू 0। अब लकीली ये जो लूप है ना ACD है, इसमें कोई सेल नहीं लगाया हुआ है। नहीं लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो जो कुछ है वो समेशन IR का है, समेशन E है नहीं, ठीक, डायरेक्टली इक्वल टू 0 कर दो फिर। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ऐसी है आपकी, ओके, कि आपका IG का वैल्यू क्या है? तो हम लोग बोलेंगे फॉर 0 डिफ्लेक्शन। ओके, तो मैं ऐसा बोलूंगा फॉर 0 डिफ्लेक्शन IG इज इक्वल टू 0, यानी बीच का टर्म 0 हो गया। तो आपको यहां पे इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा, I2 इंटू R इज इक्वल टू I1 इंटू P। ओके, दिस इज योर रिजल्ट 5। ओके, अब मैं ये साइड का स्पेस यूज करता हूं। ओके, आई होप यहां पे आपको समझ में आए। एक और लूप कंसीडर करेंगे हम लोग। मैं बोलूंगा फॉर लूप CBDC, CBDC, फॉर लूप CBDC अगेन विल अप्लाई, ओके, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, समेशन IR प्लस समेशन E इज इक्वल टू 0। समेशन IR की बात आती है तो यहां से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I1 डैश। ओके, हम लोग जो डायरेक्शन में जा रहे हैं C से B, सेम डायरेक्शन में I1 डैश है, तो ये हो जाएगा -I1 डैश, ओके, इनटू कौन सा रेजिस्टेंस है? Q। फिर हम लोग B से D जा रहे हैं, B से D जाते वक्त I2 ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो वो है I2 इंटू वॉट? S, बराबर है। और उसके बाद फिर D से C जा रहे हैं, D से C जाते वक्त हम लोग बोलेंगे अगेन IG भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा +IG इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कैपिटल G। ओके, यहां पे जो रेजिस्टेंस है, ओके, जो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, दैट इज व्हाट? द गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस, उसको हम लोग कैपिटल G बोलते हैं। ओके, एंड समेशन EMF, तो EMF का कोई सोर्स नहीं है, सो दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट? 0। लेकिन अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? फॉर नल डिफ्लेक्शन कंडीशन। नल डिफ्लेक्शन कंडीशन में ओके, IG का वैल्यू क्या हो जाता है? 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अच्छा, IG का वैल्यू 0 होता है नल डिफ्लेक्शन में, लेकिन हम लोग बोलते हैं I1 डैश का वैल्यू क्या हो जाता है? I1 डैश का वैल्यू इट बिकम्स इक्वल टू व्हाट? I2। अच्छा हाँ, एक और बात है, मैंने यहां पे I2 लिया हुआ है, ओके, ये I2 नहीं I2 डैश है, ओके,
Yes. So what we'll say is, finally what you will get is I2 dash into S is equal to I1 dash into Q. Okay. But जब IG इक्वल टू 0 होता है तो हमें ये भी एक रिजल्ट मिला हुआ है. Okay. We say I2 dash is equal to I2 and I1 dash is equal to I2. Okay. यहाँ तक क्लियर? This is going to be result number 6. Okay. Finally ये जो दोनों रिजल्ट है तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, यहां पे साइड में लिख देता हूं. आई यूज अ ब्लू मार्कर नाउ. सो इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 6. सो इक्वेशन 5 जो है ओके उसको इक्वेशन 6 से डिवाइड करते हैं. ओके तो हम लोग क्या बोलेंगे, LHS डिवाइडेड बाय LHS, यानी दिस LHS डिवाइडेड बाय दिस LHS. तो I2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा R अपॉन X विल बी इक्वल टू RHS में I1 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट P अपॉन Q. सो बेसिकली द इक्वेशन यू गेट इज P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. दिस इज फॉर बैलेंस्ड कंडीशन. और यहां पे हम लोगों ने क्या अप्लाई किया हुआ है, यहां पे वी हैव अप्लाइड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ओके तो ये आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी कर लेना है. ओके सिंपली ये ध्यान में रखना है, व्हीटस्टोन नेटवर्क में बैलेंस कंडीशन में ओके P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. और इसको थोड़ा सा और भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. कैसे? ओके सो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी यूज करके P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ओके आइदर यू कैन गो लाइक दिस फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क. बैलेंस का मतलब क्या, यदि गैल्वेनोमीटर में से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, भले ही आपने कनेक्ट किया हुआ है लेकिन यहां से कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है. ओके यस ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं आइदर यू कैन से P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S और यू कैन से P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S. ओके दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क. ओके मैं चाहता हूं इसको अच्छे से क्या करना है, कॉपी कर लेना. ओके तो मैंने अभी ये पार्ट इरेज कर दिया है. अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, टेक्स्ट बुक का जो डायग्राम है ना, तो हम लोगों ने P Q ओके R S इस तरह से लिया हुआ है. टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या बोला हुआ है, इसको R बोला है और इसको S बोला हुआ है. इसलिए जो उनका फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R आ रहा है. ये आपको आ रहा है समझ में? टेक्स्ट बुक में उन्होंने इसको R बोला हुआ है. चाहिए तो मैं ब्लैक इससे बता देता हूं क्योंकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. टेक्स्ट बुक में इसको R बोला हुआ है और इसको S बोला हुआ है. तो अगर मैं ये अदला बदली कर देता हूं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा फिर, P अपॉन Q विल बी इक्वल टू S अपॉन R. कंसेप्ट सेम है, इक्वेशन सेम है, बस अगर मैंने दोनों के नाम चेंज कर दिए तो वहां पे इक्वेशन पे भी दोनों के पोजीशन चेंज हो जाती है. जो हम लोगों ने सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है. ये आपको क्लियर है? ओके यस क्योंकि कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आपका तो आंसर ऐसा आ रहा है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, लेकिन टेक्स्ट बुक में ऐसा आ रहा है P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R. क्यों आ रहा है? तो हमने जिसको R बोला हुआ है टेक्स्ट बुक में, उन्होंने इसको S बोला हुआ है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, और हमने जिसको S बोला हुआ है टेक्स्ट बुक में R बोला हुआ है. एकदम सिंपल. तो फिर इसको ध्यान में कैसे रखने का, तो ध्यान में रखने के लिए एकदम सिंपल है. ओके आप लोगों ने एडजेसेंट जो एजेस है, एडजेसेंट साइड्स जो है उसको कंसीडर करना है. तो अभी एडजेसेंट साइड कैसा है, जैसे P ओके अपॉन Q लेफ्ट अपॉन राइट विल बी इक्वल टू व्हाट, अगेन लेफ्ट अपॉन राइट. P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. यहां तक क्लियर है? ओके यस फाइन. सो अभी एनीवे जो टेक्स्ट बुक का है उसको मैं इरेज कर देता हूं. हमारे आंसर के साथ हम लोग या हमारे इक्वेशन के साथ हम लोग जाएंगे. ओके बस ये ध्यान में रखो, अगर आप नेमिंग इस तरह से कर रहे हो तो आपका रिजल्ट वो आएगा. एंड दिस डेरिवेशन इज 101% करेक्ट. ये क्लियर है? एंड दिस डेरिवेशन इज ओके 100% करेक्ट. ओके ये क्लियर है? अब हम लोग क्या बोलेंगे, वी हैव एक्चुअली अप्लाइड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू सॉल्व दिस. अब ये डेरिवेशन एक और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं.
ओके वो कैसा है तो मैं बोलूंगा हम लोग ओम्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं बोलूंगा फॉर नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, ओके नल डिफ्लेक्शन के केस में हम लोग बोलते हैं कि IG का वैल्यू 0 है। अब IG का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या, C और D के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और दो पॉइंट के बीच में करंट कब फ्लो नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं व्हेन दे आर एट इक्वल पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होगा, VC इज इक्वल टू व्हाट, VD, बराबर है। और हम लोगों को यह भी पता है कि जब IG का वैल्यू 0 है, ओके ये ना C और D के बीच में कोई करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो I1 एंड I1 डैश दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। I1 विल बी इक्वल टू I1 डैश एंड I2 विल बी इक्वल टू I2 डैश। ये थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अभी आप बोलोगे सर आप बताना क्या चाहते हो, तो मैं बोलूंगा पिछले टाइम हम लोगों ने ओके किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करके ये रिजल्ट निकाला था, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग ओम्स लॉ आल्सो। ओके कैसे, तो मैं बोलूंगा IG का वैल्यू 0 है, इसका मतलब पॉइंट C एंड पॉइंट D दे आर एट इक्वल पोटेंशियल, VC इज इक्वल टू व्हाट, VD। नाउ इफ VC इज इक्वल टू VD, ओके देखो मैं एक और पॉइंट यहां पे एनालाइज करता हूं। कैन आई से पॉइंट A से पॉइंट C करंट फ्लो हो रहा है, पॉइंट A से पॉइंट C करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं पॉइंट A इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू पॉइंट C। सिमिलरली पॉइंट A से पॉइंट D भी करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं पॉइंट A इज एट हायर पोटेंशियल एट पॉइंट D। ओके यस, तो ये एक और कंडीशन होगी। अब मैं ये इक्वेशन को कैसे लिखता हूं बोले, VC इज इक्वल टू व्हाट, VD, therefore can I say minus VC is equal to minus VD। LHS इक्वल टू RHS, तो दोनों को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, इक्वालिटी का साइन। ओके अब मैं यहां पे क्या बोलूंगा, एडिंग VA ऑन बोथ साइड, तो मुझे मिलेगा VA, नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं VA माइनस VC विल बी इक्वल टू VA माइनस VD। ये भी आपको क्लियर होगा। अब VA माइनस VC ने क्या है, तो इट इज गोइंग टू बी VAC एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, VAD। बट VAC क्या है, तो VAC इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट C। एंड बाय ओम्स लॉ इनके बीच में रेजिस्टेंस कौन सा है, P, और उसमें से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I1। सो V इज इक्वल टू IR, यानी VAC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू R की जगह पे P लिख दिया मैंने, बिकॉज वो जो रेजिस्टेंस है वो P है। सिमिलरली VAD को क्या लिख सकते हैं, तो VAD में से हम लोग बोलेंगे ये ब्रांच में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2, और कौन से रेजिस्टेंस में से जा रहा है, R में से, तो मैं बोलूंगा दिस विल बी इक्वल टू I2 इंटू R। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन 1। ओके अब वापस मैं VC इक्वल टू VD लिख लेता हूं, ये जो ऊपर का इक्वेशन है वापस लिखता हूं एक बार, VC इक्वल टू VD। कैन आई से पॉइंट C से पॉइंट B की तरफ करंट जा रहा है, पॉइंट C इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू पॉइंट B। सिमिलरली D से B की तरफ करंट जा रहा है I2 डैश, सो मैं बोलूंगा पॉइंट D इज ऑल्सो एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू पॉइंट B। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, सब्ट्रैक्टिंग, ध्यान से सुनना है, सब्ट्रैक्टिंग VB फ्रॉम बोथ साइड, ये हो जाएगा VC माइनस VB विल बी इक्वल टू VD माइनस VB, दैट इज VCB is equal to VDB। अब VCB equal to VDB, VCB यानी क्या है, तो कैन आई से बाय ओम्स लॉ VCB जो है that will be equal to I1 dash into Q and VDB जो रहेगा that will be I2 dash okay into S। बट हम लोग बोलते हैं फॉर नल डिफ्लेक्शन कंडीशन I1 एंड I1 dash का वैल्यू क्या है, सेम, तो मैं बोलूंगा दिस विल बिकम I1 into Q is equal to I2 into S। I2 डैश की जगह पे मैंने I2 डाल दी है नल डिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन। ओके तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ओके ऐसे केस में मैं बोलूंगा आपको मिलेगा LHS डिवाइडेड बाय LHS, I1 कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन Q विल बी इक्वल टू व्हाट, R अपॉन S। ओके सेम रिजल्ट मिल रहा है आपको।
तो जो हम लोगों ने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से अप्लाई किया था, ओके, सेम हम लोगों ने एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन और ओम्स लॉ लगा के भी यूज किया। यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ओम्स लॉ। VAC को क्या लिख रहे हैं, I इंटू आर, दैट इज I1 इंटू P। VAD को क्या लिख रहे हैं, अगेन I इंटू आर के फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज I2 इंटू आर। सेम वी हैव अप्लाइड फॉर VCP एंड VDP ऑल्सो, ओके। तो आई होप आपको ये सेकंड वाला मेथड भी समझ में आया है, ओके। अब इसमें एक और कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जो A और B है और C एंड D है, दिस आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट आर्म्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कॉन्जुगेट आर्म्स। कॉन्जुगेट आर्म्स का मतलब क्या है, यदि गैल्वेनोमीटर मैं A एंड C के बीच में अप्लाई कर देता हूं, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, यदि गैल्वेनोमीटर मैं A एंड B के बीच में अप्लाई कर देता हूं और जो ये सर्किट है वो मैं C और D के बीच में अप्लाई कर देता हूं, तो भी हमें सेम कंडीशन मिलेगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बोलने का मतलब क्या है कि इमेजिन करो ये जो गैल्वेनोमीटर है, ओके, वो मैंने यहां पे लगा दिया। अभी ये जो डायगोनल के पॉइंट्स है वो मैंने इंटरचेंज कर दिए, ठीक है, यस। और जो हमारा सर्किट है वो कुछ इस तरह से लगा दिया, ठीक है। ऐसे केस में भी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ओके, फॉर नल डिफ्लेक्शन कंडीशन, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, ओके, यस। यानी मैंने डायगोनल्स को क्या कर दिया, डायगोनल्स के कनेक्शन इंटरचेंज कर दिए। पहले जो दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी था वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और ये जो दो पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनोमीटर था उनके बीच में मैंने बैटरी लगा दिया। डेफिनेटली अभी जो करंट फ्लो होगा वो अलग डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस, ओके, वो सब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन आपको फाइनल रिजल्ट यही मिलेगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो जब हम लोग ये चेंज करते हैं इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट आर्म्स, ठीक है। सो आज हम लोगों ने व्हीटस्टोन नेटवर्क देख लिया, ओके। कल हम लोग इसका क्या देखेंगे, जो एक्चुअल लैब में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, यानी हम लोग जब व्हीटस्टोन नेटवर्क को व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में कन्वर्ट करेंगे, ओके, वी आर गोइंग टू सी दैट, यस। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहां पे स्टॉप करते हैं।